नमस्कार दोस्तों, हम अगली वीडियो में नॉर्मलिटी का टॉपिक समझाने वाले हैं। लेकिन नॉर्मलिटी को समझने से पहले हमें एक टर्म की आवश्यकता पड़ती है। वो टर्म कौन सा है? इक्विवेलेंट मास या इक्विवेलेंट वेट, जिसे हम तुल्यांकी द्रव्यमान अथवा तुल्यांकी भार कहते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम इक्विवेलेंट मास या इक्विवेलेंट वेट समझ लेते हैं। इक्विवेलेंट मास या इक्विवेलेंट weight of solute in solution। यदि हम सॉल्यूशन में किसी सॉल्यूट का इक्विवेलेंट वेट अथवा इक्विवेलेंट मास डिटरमाइन करना चाहते हैं तो हमें पहले उसका मोलर मास मालूम होना चाहिए। कोई दिक्कत नहीं है, किसी भी कंपाउंड का मोलर मास आप इजीली डिटरमाइन कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ मोलर मास के बारे में थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। एक एग्जाम्पल लेते हैं, H2SO4। हम H2SO4 का मोलर मास डिटरमाइन करना चाहते हैं। तो यहाँ हाइड्रोजन का मोलर मास 1, हाइड्रोजन कितने हैं? 2 टाइम्स हैं, तो हमने इसको 2 से मल्टीप्लाई किया, प्लस सल्फर का मोलर मास 32 ग्राम होता है, प्लस ऑक्सीजन का मोलर मास 16 होता है, और ये कितने हैं? 4 हैं, तो हमने 4 ऑक्सीजन के का तो हमने यहाँ पर 4 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब यहाँ पर टोटल जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो 98 ग्राम पर मोल आपको यहाँ मिलेगा। हम इसे मोलर मास कहते हैं। किसी भी कंपाउंड का इसी तरह आप मोलर मास डिटरमाइन कर लेंगे। चलिए अब शुरू करते हैं इक्विवेलेंट मास के बारे में। किसी सॉल्यूट का इक्विवेलेंट मास डिटरमाइन करना चाहते हैं तो इक्विवेलेंट मास इक्वल होता है मोलर मास डिवाइडेड बाय हाईएस्ट वैल्यू ऑफ चार्ज ऑफ आयंस। इक्विवेलेंट मास इक्वल मोलर मास डिवाइडेड बाय हाईएस्ट वैल्यू ऑफ चार्ज ऑफ आयंस। किसी साल्ट में 2 तरह के आयंस होते हैं। फॉर एग्जाम्पल Na2SO4 एक साल्ट है, ये सॉल्यूट है। इस सॉल्यूट को हमने आयनाइज्ड किया। 2 तरह के आपको आयंस मिलेंगे, Na पॉजिटिव प्लस SO4 2 यूनिट नेगेटिव। अब इसको बैलेंस कर लेंगे। सोडियम यहाँ 2 टाइम्स है, तो आप यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। हमने यहाँ पर रखा है मोलर मास डिवाइडेड बाय हाईएस्ट वैल्यू ऑफ चार्ज ऑफ आयंस। अब यहाँ पर हाईएस्ट वैल्यू ऑफ चार्ज ऑफ आयंस कितनी है? इसमें चार्ज की वैल्यू 2 यूनिट है, जबकि यहाँ पर चार्ज की वैल्यू 1 यूनिट है। तो 2 में से उस वैल्यू को सेलेक्ट करना है जो हाईएस्ट वैल्यू होगी। या आप ऐसा भी कह सकते हैं, जितने भी केटायंस हैं उनका टोटल चार्ज, अथवा जितने एनायंस होंगे उनका टोटल चार्ज। 2 में से किसी एक का आपको रखना है। लेकिन यदि हम हाईएस्ट की बात करते हैं तो इस आयन में 2 यूनिट नेगेटिव, इस आयन में 1 यूनिट पॉजिटिव है।
तो किसी भी एक हाईएस्ट यूनिट को आपको रखना है। तो देखते हैं यहाँ पर हाईएस्ट यूनिट आपको मिल गई 2। अब बात यह आती है किसका हम इक्विवेलेंट मास पता करना चाहते हैं। तो इक्विवेलेंट मास इक्वल होता है मोलर मास, यानी सबसे पहले हमें इस Na2SO4 का मोलर मास मालूम होना चाहिए। तो चलिए हम यहाँ पर इसका मोलर मास पता कर लेते हैं। Na2SO4, सोडियम का मोलर मास 23 होता है। सोडियम यहाँ 2 टाइम्स है, 2 से आपने मल्टीप्लाई कर दिया, प्लस सल्फर का 32 होता है और प्लस ऑक्सीजन का 16। ऑक्सीजन यहाँ पर 4 टाइम्स है, तो आपने यहाँ पर 4 से मल्टीप्लाई किया। अब आप इसे सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आएगा 142। हमें मालूम हो गया कि सोडियम सल्फेट का मोलर मास 142 है। अब आप क्या करिए, इसके मोलर मास में 142 यहाँ पर पुट अप करिए। मोलर मास डिवाइडेड बाय हाईएस्ट वैल्यू ऑफ चार्ज ऑफ आयंस। इस आयन में से, इन दोनों आयन में से ये हाईएस्ट वैल्यू आपको दिख रही है, तो यहाँ पर आपको 2 से डिवाइड करना है। आपको प्लस और माइनस से कोई मतलब नहीं, क्योंकि प्लस और माइनस ऑलरेडी न्यूट्रलाइज हो चुका है। आपको केवल रखना है यूनिट चार्ज, तो 2 यूनिट चार्ज आपने यहाँ पर रख दिया। अब इसका आंसर मीन्स Na2SO4 का जो इक्विवेलेंट मास होगा क्या होगा, देखते हैं। 7 और ये 1, 71 ग्राम। तो यहाँ पर इक्विवेलेंट मास सोडियम सल्फेट का 71 आया। ठीक इसी तरह हम अब एसिड और बेस के बारे में समझते हैं। किसी एसिड का इक्विवेलेंट मास कैसे डिटरमाइन करेंगे। वैसे एसिड और बेस का भी हम इक्विवेलेंट मास इसी फार्मूला से डिटरमाइन कर सकते हैं, लेकिन बहुत से क्वेश्चंस में एक टर्म आ जाता है एसिडिटी अथवा बेसिसिटी लिखा होता है कि इस एसिड की बेसिसिटी कितनी है। एसिड के लिए बेसिसिटी टर्म यूज होता है और बेस के लिए एसिडिटी टर्म यूज होता है। कंफ्यूज मत होइएगा, एसिड के लिए बेसिसिटी टर्म जिसे हम क्षारकता कहते हैं और बेस के लिए एसिडिटी टर्म जिसे हम अम्लता कहते हैं। ये टर्म दिए रहते हैं क्वेश्चन में। मीन्स एसिडिटी और बेसिसिटी के अनुसार यदि हम इक्विवेलेंट मास को डिटरमाइन करना चाहें तो कैसे डिटरमाइन करें। इक्विवेलेंट मास इक्वल मोलर मास डिवाइडेड बाय एसिडिटी और बेसिसिटी। अब आपके माइंड में एक क्वेश्चन ये आ रहा होगा कि हमको कैसे पता चलेगा कि किस एसिड की बेसिसिटी कितनी है और किस बेस की एसिडिटी कितनी है। ये भी बहुत सिंपल है, इसको हम समझ लेते हैं। हमने सबसे पहले एसिडिटी की बात की। एसिडिटी किसका टर्म होता है, बेस का। तो यहां एसिडिटी क्या होता है, एसिडिटी ऑफ बेस इक्वल नंबर ऑफ रिप्लेसेबल OH नेगेटिव। किसी बेस में नंबर ऑफ OH माइनस जितने प्राप्त होते हैं वही आपके बेस की एसिडिटी होती है। हम यहाँ एग्जाम्पल लेते हैं NaOH। NaOH को जब हम वाटर में डिजॉल्व करते हैं तो यह 2 पार्ट्स में आयनाइज्ड हो जाता है। Na 1 यूनिट पॉजिटिव प्लस OH 1 यूनिट नेगेटिव।
अब यदि मैं आपसे पूछूं कि NaOH में नंबर ऑफ OH माइनस कितने प्राप्त हुए, तो आपने बताया 1। यही इसकी दोस्तों एसिडिटी होगी। तो NaOH की एसिडिटी होगी 1। एसिडिटी ऑफ NaOH इक्वल 1। ठीक इसी तरह हम एक और एग्जाम्पल लेते हैं। एसिडिटी ऑफ CaOH होल ट्वाइस। वैसे आपको यहां पर दिख रहा है कि OH होल ट्वाइस है, तो 2OH यहां पर मिलेंगे। फिर भी हम इसको आयनाइज्ड करके देख लेते हैं। CaOH होल ट्वाइस इक्वल Ca 2 यूनिट पॉजिटिव चार्ज प्लस OH 1 यूनिट नेगेटिव चार्ज। अब OH यहां पर 2 टाइम्स है, आपने इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। यदि यहां पर आप देखें तो CaOH होल ट्वाइस की एसिडिटी कितनी होनी चाहिए, तो यहां पर आपको आंसर मिल रहा है एसिडिटी ऑफ CaOH होल ट्वाइस इक्वल 2। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको एसिडिटी टर्म समझ में आ चुका होगा कि किसी भी बेस की एसिडिटी कैसे डिटरमाइन करते हैं। हमने एग्जाम्पल अभी लिया था NaOH। NaOH की एसिडिटी 1 और CaOH होल ट्वाइस लिया था जिसकी एसिडिटी 2 हो गई। ठीक इसी तरह अब हम यहां पर बेसिसिटी टर्म यूज करेंगे। बेसिसिटी हमें किसकी पता करना है? एसिड की। तो बेसिसिटी ऑफ एसिड्स। किसी भी एसिड की बेसिसिटी यदि हम बताना चाहते हैं तो इसका भी आंसर होगा नंबर ऑफ रिप्लेसेबल H पॉजिटिव आयन। नंबर ऑफ H प्लस आयन जितने होंगे वही उस एसिड की बेसिसिटी होगी। अब एग्जाम्पल लेते हैं। सबसे पहला एग्जाम्पल है HCl। HCl को हम आयनाइज्ड करेंगे। H प्लस प्लस Cl माइनस। H 1 यूनिट पॉजिटिव चार्ज, Cl 1 यूनिट नेगेटिव चार्ज। अब यहां पर आप देख सकते हैं नंबर ऑफ H प्लस आयन कितने हैं, तो आपने यहां पर देखा 1 है, इसलिए बेसिसिटी ऑफ HCl इक्वल 1। हम एक एग्जाम्पल और लेते हैं। H2SO4 इक्वल 2H प्लस आयन प्लस SO4 माइनस 2 आयन। इस समय नंबर ऑफ H प्लस आयन आपको 2 मिल रहे हैं, इसलिए इसकी बेसिसिटी हो जाएगी बेसिसिटी ऑफ H2SO4 इक्वल 2। आप ये सोच रहे होंगे कि इसमें कोई बड़ी बात तो है नहीं, क्योंकि HCl में 1H है तो बेसिसिटी 1 और H2SO4 में 2H है तो बेसिसिटी 2, जबकि ऐसा नहीं है। क्यों? एक हम एग्जाम्पल लेते हैं। मीन्स यह कोई जरूरी नहीं है कि जितने हाइड्रोजन यहाँ प्रेजेंट हैं वही उसकी बेसिसिटी होगी। यहाँ पर हम एक एग्जाम्पल लेते हैं H3PO3। अब H3PO3 की बेसिसिटी आप यदि देखेंगे तो आपको लगता है इसमें 3 हाइड्रोजन है, तो इसकी बेसिसिटी 3 होगी, जबकि वास्तविक रूप में इसकी बेसिसिटी 3 नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि यह रिप्लेसेबल हाइड्रोजन आयन 3 नहीं रखता है। इसके पास रिप्लेसेबल हाइड्रोजन आयन सिर्फ 2 है। अब आपका कहना है कि हमें कैसे पता चलेगा कि इसमें रिप्लेसेबल हाइड्रोजन आयन 2 है,
तो चलिए देख लेते हैं। इस बात की जानकारी करने के लिए कि किसी एसिड में कितने रिप्लेसेबल आयंस हैं, तो उसका स्ट्रक्चर भी जानना बहुत जरूरी होता है। तो हम यहाँ पर H3PO4 का स्ट्रक्चर बना लेते हैं। P यहाँ पर डबल बॉन्ड O है और यहाँ OH OH H। जो हाइड्रोजन सेंट्रल एटम से डायरेक्टली अटैच्ड है वो रिप्लेसेबल नहीं होता है, लेकिन जो हाइड्रोजन यहाँ पर ऑक्सीजन से अटैच्ड है वो रिप्लेसेबल है। ऐसी एसिड्स जिनमें हाइड्रोजन ऑक्सीजन से रिलीज होकर के आता है उन्हें आप ऑक्सो एसिड्स भी कहते हैं। यहाँ से हाइड्रोजन निकलेगा, ऑक्सीजन को छोड़ कर आएगा, यहाँ से हाइड्रोजन निकलेगा तो ये भी ऑक्सीजन को छोड़ कर आएगा। इसका मतलब ये दोनों हाइड्रोजन रिप्लेसेबल हाइड्रोजन कहलाएंगे। मीन्स इसके पास रिप्लेसेबल हाइड्रोजन कितने हो गए? 2 हो गए। अब आपको समझ में आ चुका होगा कि यह कोई जरूरी नहीं है कि जितने हाइड्रोजन उसके पास हैं वही उसकी बेसिसिटी होगी। आप देख सकते हैं यहाँ पर 3 हाइड्रोजन है, लेकिन बेसिसिटी हमने कितनी बताया? 2 बताया। क्यों होता है ऐसा? आपने भी यहाँ देखा कि जितने रिप्लेसेबल हाइड्रोजन आयंस होते हैं, रिप्लेसेबल हाइड्रोजन आयंस कैसे पता किया? जो हाइड्रोजन ऑक्सीजन से रिलीज होकर के आ रहे हैं, लेकिन जो हाइड्रोजन सेंट्रल एटम से अटैच्ड है वो रिप्लेसेबल नहीं होता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं H3PO4 को जब आप आयनाइज्ड करेंगे तो 2H पॉजिटिव यूनिट प्लस और ये आएगा आपका HPO3 -2। इस समय बेसिसिटी ऑफ H3PO3 इक्वल 2। अब एक एग्जाम्पल और लेते हैं। H3PO4 हम इसका भी स्ट्रक्चर बना करके देख लेते हैं, जो हमको ये समझ में आ जाएगा कि इसमें कितने रिप्लेसेबल हाइड्रोजन हैं। इसमें 4 ऑक्सीजन हैं, तो आप यहां पर रखेंगे OH। अब आप देखिए ये बन गया स्ट्रक्चर H3PO4 का। यह हाइड्रोजन सेंट्रल एटम से अटैच्ड नहीं है, यह हाइड्रोजन ऑक्सीजन से अटैच है, इसलिए यह हाइड्रोजन भी रिप्लेसेबल होगा, मींस आयनाइज्ड हो जाएगा। अब आयनाइज्ड होने वाले, रिप्लेस होने वाले इस समय H3PO4 के पास कितने हाइड्रोजन हैं? 1, 2 और 3। तो टोटल 3 हाइड्रोजन ये आयनाइज्ड करता है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 3H प्लस आयन और प्लस 3H प्लस आयन प्लस PO4 3 माइनस। तो दोस्तों बिल्कुल भी परेशान नहीं होइएगा, क्योंकि हमने अभी सिर्फ एसिडिटी और बेसिसिटी समझाया है। इक्विवेलेंट मास अभी हमने समझाया ही नहीं है। इक्विवेलेंट मास को अब समझना है। इसके पहले आपने एसिडिटी समझा और बेसिसिटी समझा। क्वेश्चन में कभी कभी आ जाता है मोनो एसिडिक बेसिस, डाई एसिडिक बेसिस। अब ये मोनो एसिडिक बेसिस और डाई एसिडिक बेसिस क्या होते हैं? ऐसे बेस जिनकी एसिडिटी सिर्फ 1 होती है उनको हम मोनो एसिडिक बेसिस कहते हैं। यानी 1 एसिडिटी रखने वाले बेस कौन से हो सकते हैं? अर्थात बेस की जो एसिडिटी थी वो क्या थी? नंबर ऑफ OH माइनस। जो OH माइनस रिलीज होते हैं, तो 1 OH कौन रिलीज करता है? आपने भी देखा, बिल्कुल सही समझा आपने। NaOH मीन्स NaOH एक ऐसा एग्जाम्पल है जो मोनो एसिडिक बेस है।
क्वेश्चन में आएगा मोनो एसिडिक बेस, तो समझ जाना है इस तरह का कोई एग्जाम्पल। ठीक इसी तरह डाई एसिडिक बेस। अब आप सोचिए डाई एसिडिक बेस क्या है? ऐसे बेसेस जिनमें 2H माइनस रिलीज हो सकते हो, मीन्स जिनकी एसिडिटी 2 होती है। तो कौन से ऐसे बेस हैं जिनकी एसिडिटी 2 होती है? सोचिए, बिल्कुल सही समझा आपने। आप यहां इसका एग्जाम्पल बताने वाले हैं CaOH होल ट्वाइस। ठीक इसी तरह एसिड के बारे में भी क्वेश्चन में लिखा रहता है मोनो बेसिक एसिड, डाई बेसिक एसिड, ट्राई बेसिक एसिड। इसी तरह पॉलीबेसिक एसिड भी हो सकता है। मोनोबेसिक एसिड क्या है? ऐसे एसिड्स जिनकी बेसिसिटी 1 होती है। कोई ऐसा एग्जाम्पल आपको बताना है कि जिनकी बेसिसिटी 1 होती है, अर्थात जो 1H प्लस आयन रिलीज करते हैं। बिल्कुल सही आपने समझा, HCl। अब आप देखते हैं डाइबेसिक एसिड ये क्या है? ऐसे एसिड्स जिनकी बेसिसिटी 2 होती है, मीन्स 2H प्लस आयन रिलीज करते हैं। उसका एग्जाम्पल है H2SO4। अब बात आती है, हाँ, डाइबेसिक एसिड में एक और एग्जाम्पल आप बता सकते हैं, कौन सा? आपने भी पढ़ा भी है उसे, H3PO3। 3 हाइड्रोजन है लेकिन बेसिसिटी इसकी 2 है। अब इसके बाद ट्राइबेसिक एसिड का एग्जाम्पल देखते हैं। तो ट्राइबेसिक एसिड का एग्जाम्पल H3PO4। हमें अब पढ़ना है किसी एसिड और बेस का इक्विवेलेंट मास या इक्विवेलेंट वेट कैसे डिटरमाइन करते हैं। तो एक एक करके हम एग्जाम्पल लेते हैं। इक्विवेलेंट मास ऑफ मोनो एसिडिक बेस, इसका एग्जाम्पल है NaOH। तो इक्विवेलेंट मास इक्वल होता है मोलर मास डिवाइडेड बाय, अब चूंकि यह बेस है तो बेस में एसिडिटी, या हम कह सकते हैं सीधे नंबर ऑफ OH माइनस डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ रिप्लेसेबल OH। आपको मालूम है कि NaOH की बेसिसिटी कितनी है? 1 है। अब हमें आवश्यकता पड़ेगी मोलर मास की, तो हम NaOH का मोलर मास भी पता कर लेते हैं। सोडियम का मोलर मास होता है 23 प्लस, ऑक्सीजन का मोलर मास 16 होता है और हाइड्रोजन का मोलर मास 1 होता है 40। अब आपको मोलर मास मालूम हो चुका है, तो मोलर मास इसका है 40 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ रिप्लेसेबल आयन OH कितने हैं? आपने यहां रख दिया 1, तो आंसर आ गया इक्विवेलेंट मास इक्वल 40। किसका इक्विवेलेंट मास है? NaOH का। अब आप गौर से देखें, NaOH का जो मोलर मास है वो भी 40 है और इसका जो इक्विवेलेंट मास है वो भी 40 है। क्यों ऐसा? क्यों? क्योंकि नंबर ऑफ रिप्लेसेबल आयन OH 1 है, तो 1 से जब डिवाइड किया आपने 40 ही आया। तो सीधी सी बात, जब कभी ऐसा कोई क्वेश्चन आ जाता है जिसमें नंबर ऑफ रिप्लेसेबल OH 1 होंगे, तो उस समय वही उसका मोलर मास होगा और वही उसका इक्विवेलेंट मास होगा। ये कैलकुलेट करने की कोई आवश्यकता नहीं है, आप उसका मोलर मास ही रख दीजिए, वही उसका इक्विवेलेंट मास। मतलब मोनोएसिडिक बेस के इक्विवेलेंट मास और मोलर मास दोनों सेम होते हैं।
इक्विवेलेंट मास ऑफ डाई एसिडिक बेस। डाई एसिडिक बेस का एग्जाम्पल है CaOH होल ट्वाइस। अब हम इक्विवेलेंट मास प्राप्त करना चाहते हैं तो इक्विवेलेंट मास इक्वल होता है मोलर मास डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ रिप्लेसेबल OH माइनस, जिसे हम क्या कहते हैं एसिडिटी। यहां मोलर मास की आवश्यकता पड़ेगी तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का मोलर मास पता कर लेते हैं। कैल्शियम का होता है 40 प्लस ऑक्सीजन का होता है 16 प्लस हाइड्रोजन का होता है 1। OH पूरा एक ग्रुप है, यहां से यहां तक ये पूरा 2 टाइम्स रखा हुआ है। अब आप इसे रखेंगे यहां 40 प्लस 16 एंड 1 17, 17 को 2 से मल्टीप्लाई किया 34, यहां पर आ जाएगा 4 और ये 74। मोलर मास आपको मालूम हो गया। अब आपको इसकी एसिडिटी पता करना है। वैसे एसिडिटी आप पहले पता कर चुके हैं, इसकी एसिडिटी कितनी है 2। फिर भी हम यहाँ पर इसको आयनाइज्ड करके देख लेते हैं। Ca2 यूनिट पॉजिटिव प्लस OH माइनस, तो नंबर ऑफ रिप्लेसेबल आपको 2OH मिले, इसलिए इसकी एसिडिटी 2 होगी। तो यहाँ रख लेते हैं। मोलर मास 74 डिवाइडेड बाय 2 37। अब हम थोड़ा एसिड के बारे में भी समझ लेते हैं। इक्विवेलेंट मास ऑफ मोनो बेसिक एसिड। मोनोबेसिक एसिड का एग्जाम्पल हम लेते हैं HCl। HCl को आयनाइज्ड कर लेते हैं H प्लस एंड Cl माइनस, क्योंकि आपको यहां पर आपको पता चल गया रिप्लेसेबल हाइड्रोजन आयन 1 है, मींस इसकी बेसिसिटी कितनी होगी, बेसिसिटी 1। अब हम इसका इक्विवेलेंट मास देखते हैं। इक्विवेलेंट मास इक्वल मोलर मास डिवाइडेड बाय बेसिसिटी। यहां पर आपको मोलर मास की आवश्यकता पड़ेगी। मोलर मास हाइड्रोजन का 1 होता है प्लस Cl का 35.5 होता है, ये टोटल हो गया 36.5। अब यहां पर हम रखेंगे इक्विवेलेंट मास ऑफ HCl इक्वल मोलर मास आपने यहां रखा 36.5 डिवाइडेड बाय बेसिसिटी यहां कितनी है 1, क्योंकि 1 हाइड्रोजन रिप्लेस करता है, मींस यहां 36.5 आपको मिल गया इक्विवेलेंट मास। जिस तरह मोनो एसिडिक बेस में आपने पढ़ा था कि उनकी इक्विवेलेंट मास और मोलर मास दोनों सेम होते हैं, ठीक इसी तरह मोनो बेसिक एसिड में भी इनके इक्विवेलेंट मास और मोलर मास सेम होते हैं। मोलर मास 36.5 और इक्विवेलेंट मास भी 36.5। इक्विवेलेंट मास ऑफ डाई बेसिक एसिड, इसका एग्जाम्पल लेते हैं H2SO4। इक्विवेलेंट मास इक्वल मोलर मास डिवाइडेड बाय एसिड है, तो यहाँ टर्म होगा बेसिसिटी। अब 2 चीजों की आवश्यकता पड़ेगी, मोलर मास और बेसिसिटी। तो मोलर मास कैसे पता करेंगे आपको मालूम है, चलिए हम मोलर मास यहाँ पता कर लेते हैं। H2SO4 हाइड्रोजन 1 2 से मल्टीप्लाई किया क्योंकि 2 यूनिट हाइड्रोजन रखा है, सल्फर यहाँ 32 प्लस ऑक्सीजन 16 इंटू 4, ये इक्वल आपको मिल जाएगा 98। अब यहाँ बेसिसिटी कितनी है ये भी समझते हैं। H2SO4 को आप आयनाइज्ड करके देख लीजिए, 2H पॉजिटिव प्लस SO4 माइनस 2,
यहाँ रिप्लेसेबल हाइड्रोजन आयंस 2 है तो इसकी बेसिसिटी 2 हो जाएगी। तो ये आपकी हो गई बेसिसिटी। मोलर मास 98 डिवाइडेड बाय बेसिसिटी 2, आंसर आया 49। तो दोस्तों हमने इस वीडियो में इक्विवेलेंट मास कैसे डिटरमाइन करते हैं ये समझ लिया, जिसमें इस इक्विवेलेंट मास की आवश्यकता पड़ती है। इसके बिना नॉर्मेलिटी समझ में नहीं